हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। क्विज नंबर 2 में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेस्ड हैं कॉमन एरर्स पर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पर और स्पेलिंग मिस्टेक पर। क्विज नंबर 1 जो आपने कमेंट किए थे मुझे स्कोर, वो मैंने देखा। कुछ बच्चों के स्कोर 10 आउट ऑफ 10 भी थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। कुछ बच्चों ने स्कोर बहुत कम किया तो उनको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब क्विज नंबर 2 में कुछ और 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाकर पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखो, मैच करो अपना स्कोर, और जो भी आपका स्कोर हो वो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और ये कोशिश करो कि पिछले टेस्ट की तुलना में, पिछला जो क्विज है उसकी तुलना में स्कोर आपका बढ़े, या कम से कम उतना तो मेंटेन करें, उससे कम ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्विज नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कॉमन एरर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ही इज हेटेड बाई एवरी वन फॉर बींग अ कावर्ड मैन। सबसे पहले तो मैं इसका ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि उससे नफरत की जाती है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। सभी के द्वारा नफरत की जाती है। किस लिए? एक कायर व्यक्ति होने के कारण इसलिए नफरत की जाती है। ठीक है, अब यहाँ ग्रामर का वो पार्ट जो एरर लिए हुए है वो पार्ट सी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कावर्ड है वो नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे होना चाहिए था कावर्डली। कारण क्या है इसका? देखिए, मैन है वो नाउन है, मैन जो शब्द है वो नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर एन एडजेक्टिव। और कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है वो कावर्डली होता है। थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने पहली बार सुना हो, अदरवाइज इस तरह के एग्जाम्पल्स काफ़ी बार आपने देखे होंगे एडवर्ब में। कावर्ड है, निगर्ड है, माइजर है, स्कॉलर है, ये सब दिए हुए होते हैं और इनमें एलवाई जुड़कर एडजेक्टिव बनता है, क्योंकि ये खुद नाउन है और नाउन में एलवाई जुड़कर एडजेक्टिव बनता है। तो एक चीज़ आप नोट करिएगा कि एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई को प्लेस करेंगे तो जो भी निकल कर आएगा वो आउटपुट निकल कर आएगा एडवर्ब, और अगर आप नाउन के साथ एलवाई प्लेस करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एरर हो गया सी पार्ट में। नंबर 2 देखिए, माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन अपॉइंटेड एन इंग्लिश टीचर। देखिए, ये जब आप नाउन पढ़ते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है कि इंग्लिश टीचर गलत है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश टीचर का मतलब है ऐसा अध्यापक जो इंग्लैंड का निवासी हो। ठीक है, वन हु लिव्स इन इंग्लैंड एंड ही इज इन टीचिंग ऑक्यूपेशन, ओनली दैट गाय कैन बी कॉल्ड एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि ही टीचर्स मैथमेटिक्स और एसएसटी और साइंस, कुछ भी पढ़ाए वो इंग्लिश टीचर ही होगा, इंग्लैंड का निवासी हो वो। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि उसे अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया, अब नियुक्त किया गया है इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली कोई सब्जेक्ट के टीचर की बात ये कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। तो ये टर्म गलत है, फिर से सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे करेंगे आप द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है भाई, तो सामान्य सी बातें हैं लेकिन काफ़ी जल्दीबाजी में हम गलत कर जाते हैं, उनको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, पढ़िएगा इसको, उसके बाद में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत बड़ा कह सकते हो, मेजोरिटी का मतलब बताइए आपको क्या होता है? तो बहुत बड़ी मेजोरिटी है मेंबर्स की। कहाँ पे? जो पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई हुई है, उसकी बहुत बड़ी संख्या में जो मेजोरिटी है। एट अ मीटिंग ऑन जून 17, 17 जून को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फेल्ट, उस मेजोरिटी ने ये फील किया दैट पेट्रोल एंड डीजल शुड बी ब्रॉट अंडर द जीएसटी रेजिम। रेजिम जो शब्द है इसका मतलब नोट करिए, इसका मतलब होता है सिस्टम, इसका मतलब होता है कोई भी मैकेनिज्म। तो ये जीएसटी के तहत इसको लाया जाए, किसको? पेट्रोल और डीजल को। किस लिए? टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन, ताकि मल्टीपल का मतलब होता है अनेकों, ताकि जो अनेकों टैक्स लगते हैं सेंटर के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, स्टेट अलग टैक्स लगा रहा है फिर सेंटर लगा रहा है, इस कारण से महंगा हो जा रहा है पेट्रोल डीजल, इसको अवॉइड किया जा सके। विच दे क्लेम्ड, और ये जो मेजोरिटी है मेंबर्स की, इन्होंने क्लेम किया वॉज रेस्पॉन्सिबल, कि जो मल्टीपल टैक्सेशन है ना, इसके लिए विचार है कि जो मल्टीपल टैक्सेशन है यही रेस्पॉन्सिबल है, किस लिए? फॉर द रेज इन द फ्यूल प्राइसेज। तो ये पेट्रोल जो फ्यूल प्राइसेस हैं, मतलब पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, उनमें बढ़ोतरी का जिम्मेदार यही चीज़ है, मल्टीपल टैक्सेशन की। काफ़ी कुछ टैक्स लगता है स्टेट के द्वारा, फिर सेंटर भी टैक्स लगाता है। जीएसटी में अगर लग जाएगा तो एक ही टैक्स लगेगा तो सस्ता हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ समझने वाली बात है कि देखो द है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर जो होता है अपने बाद में नाउन लेता है, जबकि रेज है वो वर्ब है। इसके लिए आप लगाएंगे राइज, रेज है वो वर्ब है, राइज लगा दीजिए। नाउन चाहिए आपको, इसका आंसर है फिर से सी होगा। नंबर 4 है द रिबेल ग्रुप
of the Lok Janashakti Party on Thursday elected Pashupati Kumar Paras unopposed as the new party president. रिबेल ग्रुप का मतलब है जो बागी हो चुका है ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप बागी हो चुका है उसे बोलेंगे रिबेल ग्रुप। तो लोक जनशक्ति पार्टी का वो समूह जो बागी हो चुका है उसने थर्सडे को पशुपति कुमार पारस को इलेक्ट किया, अनअपोज्ड मतलब बिना कोई विरोध के, निर्विरोध नियुक्त किया, इलेक्ट किया। किस रूप में इलेक्ट किया है? नए पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में। तो मुझे तो यहाँ पे कोई एरर नजर नहीं आ रही है, आपका आंसर होगा डी, नो एरर, ठीक है भाई। और नंबर 5 है, यहाँ देखिएगा, द एलजेपीज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग, एलजेपी ये लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की मीटिंग है वॉज हेल्ड, ये मीटिंग आयोजित की गई। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, होल्ड की थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है? होल्ड की, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। इसको आयोजित किया गया कहाँ पर? सीनियर पार्टी लीडर सूरजभान सिंह के रेजिडेंस पर इन पटना, ठीक है। एक सेंटेंस पूरा, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, मिस्टर सिंह लेटर अनाउंस्ड, मिस्टर सिंह ने बाद में अनाउंस किया। किसने? सूरजभान सिंह ने बाद में अनाउंस किया। तो ये बाद में, ये टाइम के लिए ही आ रहा है, सही है। दैट की ये कंजंक्शन है। नो अदर नॉमिनेशन हैड फाइल्ड अगेंस्ट मिस्टर पारस, कि कोई भी अन्य नॉमिनेशन जो है वो मिस्टर पारस के खिलाफ फाइल नहीं किया गया। एक बात समझिए कि ये जो कंजंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में डूअर कहाँ है? अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि वेयर इज द डूअर ऑफ द गिवन वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, भी नॉमिनेशन थोड़ी ना काम करेगा। तो काम करने वाला जब व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, बड़े ही ध्यान से सुनना है, इस कॉन्सेप्ट को नोट भी कर लेना है कि वर्ब से पहले अगर काम करने वाला डूअर, जिसे आप सब्जेक्ट कहें, डूअर थोड़ा सा खैर डिफरेंट टर्म होता है, खैर फिलहाल के लिए मान लीजिए की बात है कि अगर ये आपको नहीं मिलता है वर्ब से पहले तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो याद रखिए कि कभी भी बी प्लस थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर है वो पैसिव का स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हेड है, हेड को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको बीन लगाना पड़ेगा, हैड बीन फाइल्ड करेंगे, क्योंकि कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया। किसी के द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा वो आपको दे नहीं रखा है, इस कारण से हैड बीन फाइल्ड करें, पैसिव वॉइस में करें, आपका आंसर है वो सी होगा। बात समझ में आ गई? तो पहले तो आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर कि 5 कॉमन एरर्स में से कितना आपने स्कोर किया है, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। नहीं अटैम्प्ट करना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी आप समझोगे धीरे धीरे जब एग्जाम के नज़दीक आएंगे और आप जब उस लिस्ट में आने लग जाएंगे जो सिलेक्शन के लिए तैयार रहती है लिस्ट, तो आप समझने लग जाएंगे कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का भी कितना इंपॉर्टेंस रहता है। और एक बात बता दूं भाई आपको मैं, अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक ट्रांसलेशन वाला बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांसलेशन में कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को, वैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है, जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आपको क्लियर करवाए गए हैं। और हकीकत ये है कि उन जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें कहीं पर भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वोकैब भी वहाँ पे डिस्कस की गई है कुछ हद तक, ठीक है। वो सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस ऐप से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए नंबर 6 में सिनोनिम बताना है आपको डिस्क्रेशनरी का, ये हमने अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले ही द हिंदू एडिटोरियल में डिस्कस किया था। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है जो कि कंपलसरी ना हो, नॉन कंपलसरी हो। सिनोनिम बताना है, इसका मतलब कंपलसरी तो इसका एंटोनिम हो गया, मैंडेटरी भी इसका एंटोनिम हो गया। एक बात और समझना कि कंपलसरी मैंडेटरी दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। अनिवार्य होता है, जो बाध्यकारी है, जो जरूरी है, करना ही पड़ेगा। वॉलेंट्री होता है, वो ऐच्छिक होता है। नॉन कंपलसरी होता है, तो इसलिए 6th का जो आंसर है वो सी होगा। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र को बोलते हैं सैक्रेड, ठीक है। एक इसी सैक्रेड को अगर मैं स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दूं, स्केयर्ड कर दूं, तो हो जाएगा भयभीत, फ्राइटेंड, ठीक है। नंबर 7 प्रोग्नोसिस, ये भी हमने डिस्कस किया था। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरकास्ट या प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। रिटेलिएटरी क्या होता है? देखो प्रोग्नोसिस नाउन है तो फोरकास्ट भी यहाँ पे नाउन है, हालांकि फोरकास्ट वर्ब भी होता है। रिटेलिएटरी मतलब प्रतिशोधात्मक, एडजेक्टिव होता है, प्रतिशोधात्मक, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत। इसके लिए अगर सिनोनिम लेना चाहें तो रिवेंजफुल ले सकते हैं, रिवेंजफुल इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। डेपिक्ट का मतलब चित्रित करना होता है, वर्ब है ना, वर्ब है। इसको डेलिनिएट कर सकते हो, इसका सिनोनिम कर सकते हो डेलिनिएट, मतलब चित्रित करना, दर्शाना। टिमिड, कायर या डरपोक को बोलते हैं, एडजेक्टिव है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टिमोरस,
टिमिड का सिनोनिम कर सकते हैं टिमोरस, टिमोरस, ठीक है। कायर है डरपोक, कावर्ड भी कर सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो अब 6 और 7 सिनोनिम कितने सही हुए वो बताइएगा। एंटोनिम्स में देखो शूटअप, शूटअप का मतलब होता है इंक्रीज, तो ये तो सिनोनिम है इसका, हमें एंटोनिम चाहिए। मैंने कल के सेशन में बताया था कि और हमें जो इंस्ट्रक्शन है बहुत ही केयरफुली रीड करने हैं सो दैट वी मे आंसर देम करेक्टली। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी खराब करता है, कई बार गलती कर जाते हैं हम लोग। शूटअप का इंक्रीज होता है तो ग्रोबीज का सिनोनिम है, तो ये दोनों तो सिनोनिम है इसके, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज, कम करना। और फैटल जो शब्द है इसका मतलब जानलेवा होता है, डेडली होता है, जानलेवा, डेडली, जैसे कोविड-19 है वो डेडली है, फैटल है। रेट्रीब्यूशन का मतलब पनिशमेंट होता है, ये सिनोनिम है भाई इसका, और नेमेसिस भी इसका सिनोनिम है, और पेनल्टी भी इसका सिनोनिम है। तो पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन, नेमेसिस, पेनल्टी, ये सब एक ग्रुप का हिस्सा हुए, आपका आंसर होगा रिवॉर्ड। पनिशमेंट सजा होती है, रेट्रीब्यूशन सजा, रिवॉर्ड का पुरस्कार। आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। सबसे पहले ए में दिया हुआ रेसेंट, इसकी स्पेलिंग ठीक करिएगा, RES लगेगा बीच में, रेसेंट। इसका मतलब नलीफाई होता है, किसी भी कानून आदि को नलीफाई कर देना, रद्द कर देना। एब्रोगेट कर सकते हो, समाप्त करना, एब्रोगेट करना। इसके अतिरिक्त आप इसके लिए एबोलिश कर सकते हो, एबोलिश, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। फिर आ जाइए अगले वर्ड में, यूनैनिमस स्पेलिंग सही है, इसका मतलब इन अग्रीमेंट, सहमति में जो चीज़ें होती हैं, कॉन्कॉर्ड है, अग्रीमेंट है, अकॉर्ड है, उसको बोलते हैं यूनैनिमस, सर्वसम्मत। व्हेन एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन अ ग्रुप आर अग्री, इज अग्री, है ना, टू एनी पॉइंट, तो उसको बोलते हैं यूनैनिमस। रेम्यूनरेटिव की स्पेलिंग गलत है, इसमें ए के स्थान पे यहाँ पे ई आएगा, रेम्यूनरेटिव, इसका मतलब होता है लुक्रेटिव, लाभदायक। तो ये वर्ड्स भी लिखें आप, ये वर्ड्स भी याद करना नेक्स्ट सेशन से पहले पहले, ताकि कहीं अगर ये वर्ड मैंने दे दिए तो आपको आने चाहिए। रेम्यूनरेटिव का मतलब बेनिफिशियल है, लुक्रेटिव है, लाभदायक है। कर्टेल की स्पेलिंग गलत है भाई, कर्टेल की स्पेलिंग होती है CURTAIL, कर्टेल। इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, कम करना, काट छांट करना, ये सब मतलब है, ठीक है। तो ये था इस क्विज का सॉल्यूशन। क्विज नंबर 3 में मुलाकात करेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।